नमस्ते सभी को। हम सेकंड सेक्शन में है कौटिल्य के। और पिछली बार हमने देखा था बेसिकली अलग अलग जो इंचार्जेस हैं राजा के, उन सब के बारे में हम धीरे धीरे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसका क्या रोल होता है वगैरह वगैरह। और आज जो है हम 10वां अध्याय शुरू करेंगे। ये 10वां अध्याय है शासनाधिकार। ये काफी रोचक सा चैप्टर है, जैसे सारे अर्थशास्त्र के चैप्टर्स वैसे ही है। तो शासनाधिकार का अर्थ एसेंशियली होता है, डिक्री की हम बात करते हैं। बेसिकली जो ऑर्डर्स आते हैं राजा से, जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, नाउ दिस इज बेसिकली डिक्री। तो जनरली जरूरी नहीं है कि केवल ऑर्डर हो, बट एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी प्रकार का राजा से कोई भी प्रकार की सूचना या ऑर्डर या कमांड या प्रश्न या ऑथराइजेशन या निषेध, जो भी कुछ है, जो भी कम्युनिकेशन राजा के द्वारा होता है इन ऑफिशियल कैपेसिटी, उसको शासन कहा जाता है। ठीक है, तो ये शासन जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज गवर्नमेंट ऑर्डर्स दें, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स को शासन कहा जाएगा। अगर जुडिशरी के ऑर्डर्स दे या जुडिशरी का कोई भी कम्युनिकेशन दे, सिमिलरली सरकार का भी कोई भी कम्युनिकेशन दे, उनको शासन कहा जाएगा। और जैसे आप जानते हैं कि ये जो गवर्नमेंटल सरकारी कम्युनिकेशन होता है, उन सब में काफी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होने होते हैं। अगर लीगल रिलेटेड हो तो उसमें स्पेसिफिक भाषा का प्रयोग होता है। अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन हो तो उसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है। उसी तरीके से जैसे आज है, उसी प्रकार तब भी कौटिल्य ने बहुत सारे रूल्स तो नहीं कहूंगी, बट गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं कि वो जो राजा की ओर से जो कम्युनिकेशन जाता है वो किस प्रकार का होता है, किस एक तो क्या क्या हेतु होता है उनका, किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, किस प्रकार से उसमें दोष आ सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब है, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे उसमें। एंड वील मूव अहेड। अच्छा, तो सबसे पहले तो राजा जो है वो स्वयं तो नहीं लिखेंगे, है ना। उनको लिखने के लिए एक मनुष्य चाहिए, एक मिनिस्टर चाहिए, जिसका काम ही ये हो कि सही प्रोटोकॉल, सही भाषा, सही इंटेंशन, जो भी कम्युनिकेट करना है वो ढंग से हो। ठीक है, तो सबसे पहले कौटिल्य भी है, वो उन्हीं की बात करते हैं कि वो कैसे होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। हम है पेज नंबर 126 पर, 10वां अध्याय शासनाधिकार। ठीक है, तो उसका पहला श्लोक, पहला जो वाक्य है वो है शासने शासनम इति आचक्षते। कम्युनिकेशन, आभा जी कह रहे हैं कम्युनिकेशन मैनेजर, एग्जैक्टली, ही इज द कम्युनिकेशन मैनेजर हु विल, राजा कुछ कहेंगे उस हिसाब से सही इसमें उसे स्ट्रक्चर करके वो डालेंगे। जो कंपनीज में भी होते हैं ना कम्युनिकेशंस इज अ होल डिविजन, क्योंकि इसमें मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है, ब्रांड कम्युनिकेशन होता है, पीआर कम्युनिकेशन होता है, स्टॉक जो आपके शेयर होल्डर्स है उनसे रिलेटेड कम्युनिकेशन होता है। एंड ये भी बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होता है कि इस पे ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जो भी कम्युनिकेशन अगर कंपनी की ओर से जा रहा है तो कंपनी को कोई भी तरीके से, एक तो लीगली कहीं वो परेशान ना करे, दूसरा कम्युनिकेशन कहीं ब्रांड पे इम्पैक्ट ना करे, कहना कुछ चाह रहे हो कह कुछ रहे हो, है ना। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इवन टुडे। सो आभा जी बहुत बहुत आभार, यू पॉइंटेड दिस आउट। दिस इज वेरी ट्रू, नॉट जस्ट फॉर लीगल और सरकार, पर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, शासन प्रधान ही राजन, राजन जो है वो शासन प्रधान, वो उसका काम है कि कम्युनिकेट करना, ऑर्डर्स देना, डिक्रीज इशू करना। तन मूलत्वात् संधि विग्रह हो, बेसिकली अगर संधि का टाइम है, किसी के साथ अलायंसेस करना हो, उसके लिए भी आवश्यक है। पीस टाइम, संधि टाइम इज बेसिकली पीस टाइम, ज्यादा कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही, उस समय भी राजा का काम होता है कि डिक्री इशू करना, सूचना देना, जो भी कुछ ऑर्डर्स देना। उसी प्रकार अगर विग्रह चल रहा हो, अगर कुछ रिबेलियन चल रहा हो, कुछ किसी के साथ वॉर का टाइम हो, कुछ उथला पाथल चल रही हो, उस समय भी तो उसका मूल, उन सबका मूल राजा की डिक्री होती है कि राजा किस तरीके से लोगों के साथ उस समय कम्युनिकेट करते रहते हैं इन ऑफिशियल कैपेसिटी। फिर वो कहते हैं तस्मात्
अमात्य संपद ओपेतः सर्व समयविद आशु ग्रंथः च आर्व अक्षरो लेखक वाचन समर्थो लेखकः स्यात्। सो सः अव्यग्रमनाः राज्ञः संदेशः श्रुत्वा निश्चितार्थ लेखम विद्यात्। तो कहते हैं कि जो लेखक है ना वो कैसा होना चाहिए, जो हमको शुरुआत में राजा के जो अमात्य है या राजा के जो मिनिस्टर्स है उनके गुण कैसे होने चाहिए उस बारे में आज हमको बहुत डिटेल में बताया था चाणक्य ने, और हमने वो पढ़ा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो लेखक है उसमें अमात्य में जो एक्सपेक्ट गुण है वो सारे गुण एक लेखक में भी होने चाहिए। शास्त्र का ज्ञान, राज्य का ज्ञान, देश काल का ज्ञान, शौच जो मानसिक कायिक वाचिक शौच जो है, कैरेक्टर है वहां का ही जन्मा हुआ वगैरह वगैरह, ये सारे जो हमने देखा था कि कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारा जो एक मिनिस्टर में एक्सपेक्टेड है उतना ही महत्वपूर्ण ये लेखक का काम है। क्योंकि हम देखते हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि क्या होता है, रॉन्ग कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कैन एक्चुअली बी डिजास्ट्रस। आप आपके शत्रुओं को लूप होल दे देते हो उसको एक्सप्लॉइट करने का। ऑफ कोर्स समटाइम्स कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन डजंट मैटर, लोगों को उधर मचाना है तो मचाएंगे, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। बट एटलीस्ट एज फार एज पॉसिबल थ्रू कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो आगे चलकर बहुत भारी पड़े राज्य। ठीक है, तो बेसिकली ये इसीलिए ये जो कम्युनिकेशन मैनेजर, जैसे आभा जी ने कहा, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज है, जो लेखन इंचार्ज है, उसके गुण सारे अमात्य लेवल के होने चाहिए, नथिंग लेस। कि कम्युनिकेशन है तो चलो लेखक कोई भी हो, नहीं तो अमात्य के गुण तो होने ही चाहिए। साथ ही उसको सर्व समयविद, उसको समय का ज्ञान, कब क्या कह रहे हैं, राजा क्या कह रहे हैं वो सही से इंटरप्रेट करना, सही से इंटरप्रेट करना, उतनी ही क्लियर भाषा में उसको लिखना ताकि लोगों को समझ आए। और अव्यग्र मना इज बेसिकली एकदम अनडिस्टर्ब हो गए, मन का फोकस जो है बहुत ही फोकस्ड, अटेंटिवली राजा क्या कह रहे हैं, क्या अर्थ है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस परिस्थिति में कहा गया है, किसके लिए क्या कहा गया है वगैरह वगैरह, उस सबकी समझ होनी चाहिए। उसके अक्षर भी बहुत अच्छे होने चाहिए, लेखन की स्पीड, लेखन के अक्षर वो भी बहुत ही अच्छे होने चाहिए। आज तो चलो अलग बात है, आज तो बहुत ज्यादा हम कंप्यूटर्स पे करते हैं, पर तब तो ऐसे नहीं था, सब कुछ लिखा जाता था, तो वो भी उतना ही आवश्यक है। और उसमें फिर आगे बहुत दिया हुआ है, आई एम नॉट गेटिंग टू एवरीथिंग, बट बेसिकली प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो होने चाहिए कि राजा की तरफ से अगर वो डिक्री या वो कम्युनिकेशन जा रहा है तो राजा के क्या क्या उसमें राजा का डेजिग्नेशन, नाम, परिवार, राज्य, डाडा, जो भी कुछ सही से सैल्यूटेशन वो सारा हो, उसी तरीके से जिसके लिए वो सूचना दी गई हो। कुछ कुछ सूचना सबके लिए होगी, ओपन कम्युनिकेशन, अनाउंसमेंट फॉर एवरीबॉडी। कुछ कुछ सूचनाएं टारगेटेड होगी, किसी अलग देश के राजा को जाएगा, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को जाएगा, किसी मिनिस्टर को जाएगा वगैरह वगैरह, तो वो किस रहा है, किसके लिए उसका संबोधन किया गया है, तो उस संबोधन किसको हुआ है उसके भी क्या क्या डिटेल्स मेंशन होने चाहिए, उनका नाम, उनका परिवार, उनका जो डेजिग्नेशन है, कौन से गांव से आते हैं, कौन सी कम्युनिटी से आते हैं वगैरह वगैरह, वो सारा भी बहुत ही क्लियरली होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस राइट सैल्यूटेशंस एटसेट्रा वो भी होने चाहिए। इंटर तो चलो प्रॉब्लम नहीं होता, सैल्यूटेशन थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी चल जाएगा, परंतु अगर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात हो रही है तब कोई तो उसको इंसल्ट सकता है, अगर थोड़ा सा भी गलत हो, इट कैन बिकम अ क्वेश्चन ऑफ ईगो, इवेंचुअली लीडिंग टू ट्रबल, राइट। इसलिए भी ये सब चीजों का सही से मेंशन होना अत्यंत आवश्यक है कि जिसको आदर देना चाहिए उसको आदरवाची शब्द आप यूज कर रहे हो कि नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो आई गेस यू गेट द फ्लो। आगे भी वही लिख रहे हैं कि क्या क्या लिखना चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, फिर कि लेख जो है उसमें एक अच्छा लेख, एक अच्छा जो कम्युनिकेशन होता है उसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, सो व्हाट इज इट दैट मेक्स कम्युनिकेशन गुड। तो ही टॉक्स अबाउट 5 थिंग्स। ठीक है, वो 5 चीजें कौन सी है, तो वो कहते हैं श्लोक नंबर 8 पेज नंबर 127।
क्रमः, संबंधः, परिपूर्णता, माधुर्यम, औदार्य, स्पष्टत्व इति। ये 5, कौन से 5? अर्थक्रम। अर्थक्रम का मतलब ये कि आप जो लिख रहे हो, आपने जो भी लिखा है, एक तो वो सही से ऑर्डर में लिखा है ना, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, जो मैटर अंदर दिया गया हो वो उस जो मैटर होना चाहिए उस तरीके से, जिस अनुक्रम में, जिस क्रम में लिखना चाहिए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले जो भी अगर कॉन्टेक्स्ट देना है तो कॉन्टेक्स्ट देके, इशू बताना है इशू बता के, सोल्यूशन बताना है सोल्यूशन बता के, व्हाट इज क्या है वगैरह वगैरह। तो वो सही से क्रमबद्ध लेख होना चाहिए कि आप जब पढ़ो तो आपको वो सही से अलाइन, अंडरस्टैंडेबल लगे, जो सारी चीजें जो लिखी गई है। तो जो है बेसिकली अर्थक्रम इज स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, ठीक है, दैट इज व्हाट इट्स द फर्स्ट थिंग कि सही अर्थक्रम सही होना चाहिए। सेकंड इज संबंध। संबंध डील्स लार्जली विद कंसिस्टेंसी, कि आप शुरू किसी बात से कर रहे हो। स्ट्रक्चरिंग तो ठीक है, पर आपका जो सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट, वो टॉपिक के अंडर आपने जो माहिती लिखी है, सूचना लिखी है, प्रश्न लिखा है, वो सही से जा रहे हैं कि नहीं। क्या आपकी शुरुआत के पैरा आपके बाद के पैराओं के साथ उनके बीच संबंध है कि नहीं, इज देयर कंसिस्टेंसी बिटवीन देम, इज देयर अलाइनमेंट बिटवीन देम, वो जुड़े हैं कि नहीं तो ऊपर आप और ही बात कर रहे हो, नीचे बात करने लगे हो, कंटेक्स्ट को प्रश्न कुछ और ही पूछा है। तो ऐसे नहीं, तो देयर हैज टू बी अ नाइस कनेक्शन, प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन आपका जो लेखन है, शुरुआत, एंड, टॉपिक, मैटर, सब। तीसरी बात है परिपूर्ण, हैज टू बी कंप्लीट। जैसे आज हम कुछ लिखे, सपोज हमने किसी बात की माहिती, सूचना देने के लिए, तो रेफरेंस क्या है, साइटेशन क्या है, वो एकदम क्लियर हो जाए, उदाहरण दिया है कि नहीं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सही से एक्सप्लेन किया है कि नहीं, ताकि जो भी कोई पढ़े उसे पूरा पिक्चर समझ में तो आए। नहीं तो राजा सपोज किसी से कुछ मांगना चाहते हो, किसी से कुछ इंफॉर्मेशन, पर वो इंफॉर्मेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस लिए चाहिए, whatever can be disclosed, उस तरीके से मतलब एकदम सही से लिखा होना चाहिए ना। आपका जो लेख है वो कंप्लीट होगा, परिपूर्ण होगा और क्लियर होगा। आपका जो उद्देश्य है उस लेख द्वारा या तो माहिती पहुंचाने का या इनपुट लेने का, रिस्पॉन्स लेने का, वो तभी सक्सेसफुल होगा, सिद्ध होगा, अगर आपका जो मैसेज है वो एकदम परिपूर्ण, कंप्लीट हो, जो होना चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई हो। और क्या, माधुर्य। लेखन जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, माधुर्य इज इन अ वे चार्मिंग कहते हैं हम, ठीक है, बट चार्मिंग इज वन एस्पेक्ट कि जो भी कोई पढ़े उसे अच्छा लगे, दैट्स वन एस्पेक्ट। बट दूसरा, जो भी कोई पढ़े उसे क्लियर भी हो कि भाई चल क्या रहा है क्या। तो उसके लिए जो सही शब्द है, जो रेगुलर उपयोग में शब्द आए जाते हैं, ऐसे नहीं कि आप बहुत हाई फंडिंग शब्द यूज करने लगो, इस तरीके से कि जो सही से समझ में आ सके, ठीक है। जैसे उसका अर्थ उन्होंने दिया है, सुख उपनीत चारु अर्थ शब्द अभिधान, अच्छे शब्द हो, ठीक है, नेगेटिव से ज्यादा जहां पॉजिटिव यूज कर सको, पॉजिटिव शब्द हो, पढ़ने वाले को सुख पहुंचा सके ऐसे शब्द हो। अर्थ शब्द, अर्थपूर्ण शब्द हो जो यूज हो रहे हो, और ऐसे शब्द हो जो क्लियरली समझ में आए। ऐसे नहीं कि जैसे मैं कह रही थी कि ऐसे शब्द यूज करो जिसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो, जो रेगुलर भाषा में प्रयोग होता हो वगैरह वगैरह। तो ये सारा जो है वो माधुर्य में आता है। औदर्य, नेक्स्ट वन इज औदर्य। तो औदर्य का अर्थ है अप्रोप्रिएट शब्दों का यूज हो, जैसे कोई भी गालियां ना यूज हो, ठीक है, गालियां आपके इसमें ना यूज हो, जो नेगेटिव शब्द है, जो वल्गर शब्द जिसे माने जाते हैं, ऐसे शब्दों का, जो इनअप्रोप्रिएट शब्द का यूज ना हो। एक स्टेचर, एक नोबिलिटी, उतना आपके रॉयल इसमें मेंटेन होना चाहिए कि आप जब लिखो तो वो एक हाई क्लास कि मतलब इट शुड शो इन योर राइटिंग दैट आप एक स्टेचर से बिलोंग करते हो, एक रिस्पेक्ट वर्दी राजा हो जिससे ये आया हो। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड ये राजा की बात करें, दिस इज इन जनरल अबाउट कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो, जो उनको लिखता भी है उसके लिए भी ये आवश्यक है कि इन चीजों का ध्यान रखें। आभा जी बता रहे हैं कि contextual vocabulary clear and consistent. Very, very, very true. There are words which cannot be used. So she's saying in corporates there is a list of words that are filtered out. Yes, there are certain words you cannot use. आजकल तो वो
अगर किसी कम्युनिटी को डिस्पैरेज करते हो, वो शब्द भी नहीं यूज हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे यू कांट यूज नीग्रो, यू हैव टू से अफ्रीकन अमेरिकन, थिंग्स लाइक दैट। तो कुछ कुछ वैसे शब्द भी आप नहीं यूज कर सकते जो जाति सूचक हो, जो रेस सूचक हो, which can bring anybody down or which have a very negative connotations to them. तो corporates are also very very particular about it, and इसको औदार्य औदार्य कहा जाता है, ठीक है, संस्कृत में, हिंदी में, और चाणक्य उस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और लास्ट वाला है स्पष्ट। स्पष्ट बेसिकली क्लैरिटी, आप जो कहना चाह रहे हो, इसमें भी द राइट यूसेज ऑफ वर्ड्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि आप ऐसा कोई शब्द यूज करो जिसका या तो डबल मीनिंग हो जाए, जो यूसेज में उसका कुछ और ही, मतलब इट कुड हैव मेंट समथिंग, बट लौकिक व्यवहार में, लौकिक जीवन में उसका कुछ और ही अर्थ यूज होता है। तो ऐसे शब्दों को भी आपको नहीं यूज करना चाहिए। व्हाटएवर यू राइट शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर, लीविंग नो रूम फॉर एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो स्पष्ट होना तो अत्यंत आवश्यक। ये सारी ये एस्पेक्ट्स, बेसिकली व्हाट डिड वी सी, बहुत स्ट्रक्चर्ड हो, कंसिस्टेंट हो, अलाइंड हो, कंप्लीट हो, लाइकेबल हो, माधुर्य जिसको कहा गया है, कि मोर अवॉइड negative kind of shabds, have shabds which are clear, consistent, used in a positive fashion as much as possible. अच्छा, अभी कुछ कुछ ऐसे लेख होंगे, कुछ कुछ ऐसे आपको रिस्पॉन्स, किसी को डांटना है तो उसमें तो ऑफ कोर्स देन यू नो कि डांटना किस तरीके से, उसमें भी गाली गलौज नहीं करनी, ठीक है, बट दोज communications are not going to be likeable, but you have to then see कि अनाउंसमेंट कैसे करना है। So as far as possible ऐसे शब्द चारू हो जो अच्छे लगे, जो मन को पसंद आए, और पॉजिटिवली अर्थवाद, अर्थ से परिपूर्ण हो। माधुर्य, औदार्य, एज वी सेड, नॉट यूजिंग एनी रॉन्ग लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज वगैरह वगैरह, एंड क्लियर। ये सारे जो है ये एक अच्छे लेख के एस्पेक्ट्स हैं, वो बताते हैं। फिर आगे वो बताते हैं चाणक्य है तो वो कुछ कुछ एकदम बेसिक प्रिंसिपल्स में जाते हैं। और लेखन है, उसका अर्थ उसमें अक्षर आ गए, अक्षर को जोड़ के शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़ के वाक्य बनते हैं, तो वो थोड़ा सा उस पर भी ये डालते हैं, उसको भी कंसाइजली उन्होंने बताया हुआ है। तो कंसाइजली वो क्या बताते हैं, श्लोक नंबर 15, पेज नंबर 128। अकार आदयो वर्णा त्रिषष्टि। अकार आदयो, अकार आदि, अकार आदि मतलब कौन सा, अ आ इ ई क ख ग घ वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि ऐसे वर्ण जो अ आ इ ई और क ख ग घ, ये सारे मिला के 63, 63 वर्ण है। वर्ण संगात पदम, ये जब वर्णों को आप एकत्रित करो तो उसका एक शब्द बनता है। व्हेन यू जॉइन अक्षर तो उसका एक शब्द बनता है। तत्चतुर्विधम, व्हाट चतुर्विधम, जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, वो कहते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के शब्द कौन से हैं, नाम, आख्यातो, उपसर्ग, निपातः च इति। नाम, नाउन्स, ठीक है। नाउन के बारे में क्या कहते हैं, तत्र नाम सत्वम अभिधायी, कोई भी वस्तु क्या है वो पता चले, वस्तु किस बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली नाउन। तो नाम इज वन काइंड ऑफ शब्द। आख्यातो, आख्यातों के बाद आख्यात के बारे में क्या कह रहे हैं, अविशिष्ट लिंगम आख्यातम क्रियावाची, जो एक्शन वर्ड्स हैं, जो वर्ब्स हैं, तो वर्ब्स इज द सेकंड टाइप। थर्ड इज उपसर्ग, क्रिया विशेषकः प्रादाय उपसर्गः, क्रिया को क्वालिफाई जो करते हैं, सो क्रिया को या नाउन को, एक्चुअली वो दोनों के लिए यूज होता है। सो उपसर्ग बेसिकली प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो जो उसको कंप्लीट करते हैं, है ना, कि वो प्रेपोजिशंस इज वन, वो थर्ड टाइप के शब्द हो गए। निपातः अव्यया आदयो, जो इनडिक्लाइनेबल है, ठीक है, वर्ड्स विच एंड, जैसे च वगैरह, इति, डरडा, यू नीड ऑल दिस टू आल्सो कंप्लीट द सेंटेंस, राइट, उसका सही से कंप्लीट हो, वो भी आप ये सही से होना चाहिए। तो ये सारे जो है प्रेपोजिशंस आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि वो एक्शन क्या हो रहा है, किसके ऊपर, किसके पीछे, किसकी ओर वगैरह वगैरह, विद उपसर्ग, जो सफिक्स प्रीफिक्स के द्वारा भी वो होता है।
संस्कृत में वो सफिक्स प्रीफिक्स के द्वारा ज्यादा होता है। प्रेपोजिशन का सेपरेट जो है वो हम जानते हैं कि वो इट्स मोर इंग्लिश थिंग, बट उपसर्ग तो इसमें भी होते हैं, जो प्रेफिक्स है, सफिक्स है, आप किस तरीके से, आप कहाँ पर क्रिया कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब बताने के लिए। इसके अलावा भी हम एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स वगैरह करते हैं, बट दैट इज अगेन नाम सूचक, नाम को नाम विशेषः विल बी एडजेक्टिव्स, राइट। उसी तरीके से और क्रिया कैसे हो रही है उसके लिए एडवर्ब्स, ये भी है, बट दीज आर द 4 की वर्ड्स ही इज सेइंग व्हिच आर इंपॉर्टेंट। फिर पद समूह वाक्यम अर्थ परिसमाप्तो। पद समूह, जब वर्ड्स एक साथ आते हैं तो वाक्य बनते हैं, बट कोई भी वर्ड्स एक साथ आ गए तो वाक्य बनेंगे क्या? नहीं। अर्थ परिसमाप्तो, उसमें इट शुड मेक सम सेंस, ओनली देन इट इज अ वाक्य। शब्द जब वर्ड्स एक साथ आते हैं और वो कोई मीनिंग कन्वे करते हैं, कोई अर्थ कन्वे करते हैं, तभी ही वो जो है वो सेंटेंस बनेगा, तभी वो वाक्य बनेगा। फिर वो क्या कहते हैं, तो बेसिकली इस तरीके से एक पद आवर त्रिपद परः पर पदार्थान अनुरोधेन वर्ग कार्य। बेसिकली वो कहते हैं कि आपका एक शब्द का भी वाक्य हो सकता है, उससे ज्यादा का भी हो सकता है, कीप इट एज कंसाइज एज पॉसिबल। अगर आप ये देखें ना तो आप देखोगे हर लाइन में जो है केवल 3 शब्द दिए गए, ठीक है। सो दैट्स लाइक अ गाइडिंग प्रिंसिपल कि आप कीप इट कंसाइज, कीप इट क्लियर। लिखते जा रहे हो कितना ही लंबा सेंटेंस हो जाए, जिससे आपका वो यही चला जाए, जो सूत्र है वही आपको ना समझ में, अगर लंबे लंबे सेंटेंस आप लिखो। आज भी एज अ गुड राइटिंग प्रैक्टिस जब आप देखोगे तो दे से कि कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट। कितना ही लंबा लिखते गए विद 1000 पंक्चुएशंस, ऐसा नहीं, कीप इट शॉर्ट। अगर बहुत लंबा वाक्य है तो उसे ब्रेक कर दो, है ना। वो इवन हमारे अभी भी राइटिंग में कहते हैं, सेम थिंग विद चाणक्य इज आल्सो सेइंग। फिर वो कहते हैं कि एंड में, क्योंकि ये राजा की ओर से सूचना आई है, तो एंडेड विद इति। इति का अर्थ ये होता है कि दिस इज बीइंग सेड, ये ऐसा है, ये ऐसा कहा गया है, क्योंकि ये राजा के साइड से आया। ऐसा नहीं है कि जो लिख रहा है उसकी ओर से नहीं आया, राजा की ओर से आया है, इसलिए इति, टू से दैट दिस इज बीइंग टोल्ड टू अस टू क्वालिफाई। तो वो इट्स अ मोर, संस्कृत का है, बट आई एम श्योर ये थी फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द किंग या ऐसे कुछ करके आता है ना, फ्रॉम द रॉयल ऑर्डर वगैरह वगैरह। दैट इज व्हाट बेसिकली इति स्टैंड्स फॉर, जस्ट दैट इति इज अ लॉट मोर एनकम्पासिंग, वो डेफिनेशंस वगैरह के लिए भी यूज होता है। अच्छा, फिर लेखन जो है वो किस किस कारणों से, किस किस हेतु से, किस किस उद्देश्य से ये लेख जो है वो राजा की ओर से जाते हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं कि 13 ऐसे हैं, ठीक है। तो आगे वाला 25 और 26 13 कारण है जिसके लिए, 13 उद्देश्य है जिसके लिए ये लेख लिखे जाते हैं। क्या है वो 13? निंदा, प्रशंसा, पृच्छा तथा अथ अर्थना, प्रत्याख्यानम, उपालंभ, प्रतिषेधो अथ चोदना, सांत्व, अभ्युपपत्ति। एक्चुअली वो अभ्युपपत्ति है, यहाँ पे अभ्यवपत्ति है, वो रॉन्ग। अभ्युपपत्ति इज एक्चुअल सेंटेंस, एक्चुअल वर्ड। भर्त्सना, अनुनयो, एतेषु अर्थाः प्रवर्तन्ते त्रयोदशसु लेखकजाः। लेखक की उत्पत्ति, लेख की उत्पत्ति क्यों है? 13 कारणों से होती है। ये 13 कारण कौन से? निंदा, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। अगर राजा को कुछ चीज गलत चल रही है, कोई मनुष्य गलत काम कर रहा है, तो उसको क्रिटिसिज्म के लिए, वो निंदा के लिए लिखेगा। दूसरा क्यों लिखेगा? प्रशंसा, किसी की क्लियर प्रशंसा करने के लिए, अप्रिसिएशन करने के लिए। पृच्छा, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, क्वेश्चन, आपको पूछना है कुछ इंफॉर्मेशन, यू एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स फॉर दैट। आख्यानम, आख्यानम इज मोर लाइक आप बता रहे हो, सूचना दे रहे हो, यू आर कन्वेइंग एन इंफॉर्मेशन, कुछ समाचार दे रहे हो, ठीक है, जस्ट FYI, दैट इज आख्यानम। अर्थना, यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, किसी के लिए, किसी वस्तु के लिए यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, ठीक है, उसके लिए अर्थना। फिर प्रत्याख्यानम, आपको किसी ने कुछ पूछा है
यू आर रिफ्यूजिंग द रिक्वेस्ट, ठीक है, दैट इज प्रत्याख्यान. उपालंभ, उपालंभ इज बेसिकली सिमिलर टू क्रिटिसिज्म, पर इट्स अ रिप्रोच. तो बेसिकली सेड कि तुमने जो किया ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग. जिसका एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वी कैन रीड दैट एज वेल. उन्होंने ये जो सारे 13 है ना, वो क्या है, हाउ ही हैज एक्सप्लेन्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम पढ़ते हैं वो 27वां. तत्र अभिजन शरीर कर्मणाम दोष वचनम निंदा. किसी का दोष वचन कहना वो निंदा, क्रिटिसिज्म, ठीक है, वो निंदा हो गई. गुण वचनम एतेषाम एव प्रशंसा. किसी के गुण वचन कहना, किसी का अप्रिशिएट करना, कुछ अच्छा काम उन्होंने किया हो, कुछ किसी के कुछ अच्छे गुण हो उसको अप्रिशिएट करना, किसी के कुछ ड्रॉबैक्स हो उसको क्रिटिसाइज करना इज निंदा, किसी का कुछ अच्छा हो उसको अप्रिशिएट करना इज प्रशंसा. कथम एतत् इति पृच्छ, ऐसा क्यों, ये क्या, ठीक है, वाई सो, हाउ सो, ये जो सारा है वो सारा पृच्छा, प्रश्न में आ गया. एवं इति आख्यानम, ऐसा है, FYI जो मैं कह रही थी, दैट इज आख्यानम. देहि अर्थना, मुझे दो, प्लीज गिव मी, दैट इज अर्थना, आस्किंग. न प्रयच्छामिति, नहीं दूंगा, दैट इज प्रत्याख्यान, रिजेक्शन, रिफ्यूजल. अनुरूपम भवतः इति उपालंभ, अनुरूपम भवतः, fall in line, that is what he's saying, fall in line. तुम जो कर रहे हो सही नहीं है, इस तरीके से करो. हाँ, आख्यानम इज न्यूज, इंफॉर्मेशन, सूचना, वो न्यूज, समाचार. यस, वेरी वेरी करेक्ट जी. तो अनुरूपम भव, बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप किसी को लिख के कहोगे कि यू फॉल इन लाइन, जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, दिस इज, अभी तक दंड नहीं दे रहे तो उसके पहले का आप उसको एक्चुअली वार्न कर रहे हो कि फॉल इन लाइन. अनुरूपम भव, अनुरूपम मतलब बी अलाइंड विद, ठीक है. मां कारिश, मां कार्शी इति, दिस इज नॉट, इस प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, नॉट अलाउड, ठीक है. मां कारिश, मां इज नो, यू आर, किसी चीज का आप निषेध कर रहे हो, उसको कहते हैं प्रतिषेध. इदम क्रियताम इति चोदना, इदम क्रियताम, ऐसा करो, एक्सपेक्टेड टू डू XYZ, ऐसा किसी को आप कह रहे हो कि ऐसा करो, तो उसे क्या कहेंगे, चोदना. यो अहम स भवान्यम, यो अहम स भवानम मम द्रव्यम तद भवत इति उपाग्रह, जो मेरा है वही तुम्हारा है, तुम चिंता मत करो, ठीक है. सांत्वना, इति उपग्रह सांत्वनम, कि किसी को सांत्वना देना, इस तरीके से कहना करे जो मेरा है वही तेरा है, जो मेरा है वही तेरा है, तो चिंता मत कर, जो मैं हूँ वही तू है, हम दोनों साथ साथ हैं, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है. दैट इज बेसिकली सांत्वना देना, कंसोल करना, किसी को ढाढ़स बंधवाना. व्यसन सहायम अभ्युपपत्ति, कोई किसी मुश्किल में पड़ गया हो तो उसके लिए कुछ फेवर करना. यू राइट अ लेटर टू डू अ फेवर टू समबडी जो किसी व्यसन में हो, किसी परेशानी में हो, तो उसको उभ्युपपत्ति कहेंगे. स दोषम अयति प्रदर्शनम अभिभत्सनम, आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो. पहले वाले में तो क्या था, फॉल इन लाइन, उपलांभ जो दे रहे थे, इट वाज लाइक अनुरूपम भव, फॉल इन लाइन. अब वो कह रहे हैं सदोषम आयाति प्रदर्शनम, आप कहोगे कि ऐसा नहीं करोगे या ऐसा करोगे तो तुमको XYZ दंड मिलेगा उसका, या तुमको इतना उसका नुकसान उठाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज भत्सनम, व्हिच इज बेसिकली टू थ्रेटन समवन, थ्रेटन विद कॉन्सिक्वेंसेस. ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है. दैट इज अ थ्रेटनिंग विद कॉन्सिक्वेंसेस. फिर अनुनय त्रिविधो, अनुनय त्रिविधो, अनुनय इज बेसिकली तो किसी को फेवर मांगना, किसी के पास फेवर मांगना, फेवर मांगना या किसी को शांत करना वगैरह वगैरह, तो वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है. बेसिकली अनुनय इज टू प्लीज प्लेकेट समबडी, रिक्वेस्ट करना कुछ बहुत ही ये नमन, बहुत ही पोलाइटली, तो 3 प्रकार के होते हैं. अर्थ कृत्वौ अतिक्रमे,
पुरुष अतिक्रमे पुरुषः पुरुष आदि व्यसने चेति। पहला है कि कुछ आपको करवाना हो, आपको कोई वस्तु सिद्ध करवानी हो, तो रिक्वेस्ट समन की यार प्लीज आप मेरे लिए XYZ कर दो। दूसरा, कोई बहुत गुस्सा हो गया है, तो उस गुस्से को शांत करने के लिए अरे यार तू शांत रहे, कोई बात नहीं, ऐसा कर दीजिए, तू गुस्सा मत हो, ठीक है, वी विल मैनेज। किसी को प्लेकेट करना, दैट इज ऑल्सो अनुनय। ऑल्सो व्यसन चेती, अगर कोई परेशानी, अगर आप परेशानी में हो और आप किसी से फेवर चाहते हो, तो दैट इज ऑल्सो टू सप्लिकेट, टू आस्क फॉर इट, which is to ask for support. किसी को याचना करना, अनुनय बेसिकली इज अबाउट याचना, ठीक है। अर्थना, to ask for something is one aspect, ठीक है, कि अच्छा यू रिक्वेस्ट somebody, this is going one level, और नमन होके you are, आप किसी की याचक हो कि यार प्लीज कर दो, प्लीज हेल्प मी, whatever, ठीक है, थोड़ा सा सप्लिकेशन वाला भाव में आ जाता है। तो दैट्स द अदर वन। तो ये 13 प्रकार के कारण है जिसके लिए लेखन होता है, ठीक है। फिर आगे जाके वो बताते हैं कि जो लेखन है, जो लेटर्स की टाइप है, ये तो what he said are the reasons for which letters are written, ठीक है। Now there are certain types of letters जो किसी किसी तरीके से लिखे जाते हैं। तो क्या है वो, पहला जो है उसको कहते हैं प्रज्ञापन। प्रज्ञापन is basically for any kind of communication, could be समाचार, could be a decree, could be a whatever, ठीक है, किसी चीज को आप प्रज्ञापन, make people aware, ठीक है, that is related to that, वो communication की भाग आ गई। या making an assertion कि ऐसा होने वाला है, ये ऐसा होगा वगैरह वगैरह, to make that kind of thing known, प्रज्ञापन। आज्ञा, आज्ञा मतलब ऑर्डर करना, प्लीज डू दिस। Now it could be multiple things, right? किसी को ऑर्डर करना, आप उसको थ्रेटन करके भी कर सकते हो, एक्चुअल केवल कमांड कर सकते हो, अनुरूपम भव is also type of command, whatever, so that is giving a आज्ञा, किसी को कमांड करना, that is the other type of letter that is written। फिर परिहार, परिहार निसृष्टि। परिहार का अर्थ हम तभी भी देखा ना, to give some kind of concession। तो या तो आप किसी गाइड को, किसी गांव को, whatever, अगर आप किसी भी प्रकार का एग्जेम्पशन दे रहे हो, कंसेशन दे रहे हो, तो वो आप अनाउंस करोगे कि अच्छा आपको जो है वो इस कर से इतना इतना एग्जेम्पशन मिलता है, या whatever that would be, कि इधर बहुत पानी भर गया है, तो आज इस महीने आप इतना इतना कर नहीं होगे, कुड बी एनीथिंग। तो दिस काइंड ऑफ गिविंग कंसेशन वाला एक होता है। दिस इज टू ऑथराइज, टू से दैट अच्छा आज से इस जनपद का ये कार्य XYZ करेंगे, दैट इज लाइक गिविंग एन ऑथराइजेशन। उसके लिए भी यू हैव अ रॉयल फरमान दैट हैज टू डू। बेसिकली समाचार पत्र, इट्स वेरी सिमिलर ना, प्राउड तो क्या चल रहा है क्या नहीं, टू गिव एन अपडेट कि अच्छा ऐसा 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 हुआ है, व्हाटएवर, दैट इज। फिर प्रतिलेख। प्रतिलेख का अर्थ है कि प्रतिलेख, लेख, प्रतिलेख, टू रिस्पॉन्ड। अगर आपके पास कोई याचना से, प्रार्थना से, जो भी कारण से लिखता है, या कोई सम आंसर इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, तभी आप उसको जो रिस्पॉन्ड करोगे वो है प्रतिलेख। तो एनी काइंड ऑफ रिप्लाई। सर्वत्र, एंड द नेक्स्ट इज सर्वत्र अनाउंसमेंट। आपका कोई भी अनाउंसमेंट है, बाकी कैन बी वन ऑन वन, यू गो एंड गिव दैट, जो भी इंडिविजुअली देना होगा वगैरह। दिस इज लाइक मेक एन अनाउंसमेंट हर जगह, सर्वत्र, कि अच्छा आज ऐसा ऐसा है, व्हाटएवर, है ना। वेर यू, आप या तो पोस्टर्स एंड नोटिसेस, टू गिव अ नोटिस विच इज ओपन टू पब्लिक, उसको सर्वत्र, सर्वत्र हर जगह, सर्वत्र हर जगह जाएगा, सबके लिए जाएगा, दैट इज एन अनाउंसमेंट और नोटिस, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शासनानी। रॉयल डिक्री इस प्रकार के होते हैं। उद्देश्य 13 प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से वो उसका लेखन किया जाता है। फिर इसके बाद क्या है, हाँ, फिर वो कहते हैं कि ये लेखन जो आप करते हो उसमें भी कई बार यू डू इट वेरी स्ट्रेटेजिकली टू अचीव समथिंग। जैसे हमने वो थ्रेटनिंग का देखा था, यू वांट टू थ्रेटन समवन टू गेट योर वे आउट, या आपको किसी को कुछ रिक्वेस्ट करना है वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं जो उपाय है जिसके द्वारा स्ट्रेटेजिकली आपका जो लेखन करना है,
उसमें 4 प्रकार के उपाय आप यूज कर सकते हो, और ये 4 प्रकार के उपाय एक्चुअली आप सबको मालूम है, विच इज बेसिकली साम दान दंड भेद। तो साम दान दंड भेद जो स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स है किसी के साथ, किसी सामने वाले के साथ डील करने के, वो लेखन में भी आते हैं। लेखन के द्वारा भी, लाइक वन ऑफ द वेज ऑफ अप्रोचिंग और डीलिंग इज थ्रू राइटिंग, रिटन कम्युनिकेशन के द्वारा। स्पोकन के द्वारा तो होगा ही, पर रिटन के द्वारा भी आप साम दाम दंड भेद कैन क्रॉस इन द वे यू राइट। तो वो कहते हैं साम जो है ना, साम इज बेसिकली किसी को समझाना, किसी को कन्विंस करना। कन्विंस करने के लिए तरह 5 तरीके से आप किसी को कन्विंसिंग करने के लिए पत्र लिख सकते हो, ठीक है। योर लेटर कैन बी 4 टाइप्स। 4 टाइप्स मतलब आप किसी को जब किसी से डील कर रहे हो तो उसमें 4 उपाय आप यूज कर सकते हो, जो साम दाम दंड भेद। साम इज टू कन्विंस, वो कन्विंसिंग वो कहते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन से 5 प्रकार के कन्विंसिंग? तत्र साम पंचविधम गुण संकीर्तन, संबंध उपाख्यानम, परस्पर उपकार सदर्शनम, आयाति प्रदर्शनम, औपनिधानम इति। तो पहला तो बहुत क्लियर है, गुण संकीर्तनम। आप किसी को प्रेस करो, अरे यार तुम सोचो तुम तो इतने अच्छे हो, दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, है ना। किसी को आप फ्लैटर कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो टू कन्विंस दैट पर्सन। संबंध उपाख्यानम, अरे हम तो भाई हैं यार, हम तो एक ही कम्युनिटी के हैं, हम तो एक ही राज्य के हैं, हम दोनों का तो ये सेम है, हमको तो एक दूसरे का साथ देना ही चाहिए, ठीक है। दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ कन्विंसिंग। परस्पर उपकार दर्शनम, अगर हम ऐसे करेंगे तो हम दोनों को इस तरीके से फायदा होगा। तुम सोच लो, ऐसा करने के बजाय अगर इस तरीके से हम एक्ट करते हैं एक साथ आकर, तो तुमको भी इसमें फायदा होगा, मुझे भी इधर फायदा होगा। तो परस्पर उपकार, मेरा तुम पर, तुम्हारा मुझ पर, ये करने से वी बोथ बेनिफिट ईच अदर। दैट इज द अनदर वे ऑफ कन्विंसिंग। चौथा, आयाति प्रदर्शनम। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे ना तो आगे जाके ऐसा गड़बड़ हो सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो शत्रु है वो आके कुछ हमारी गड़बड़ कर देगा, जिससे या तो नुकसान होगा या तो फायदा होगा, जो भी है ना। तो इस तरीके से फ्यूचरिस्टिक कॉन्सिक्वेंस दिखाकर किसी को कन्विंस करना विदाउट थ्रेटनिंग, दिस इज मोर अ कॉन्सिक्वेंस दिखा के किसी को करना। फिर आत्मोपधान मतलब तुम कह रहा कि अरे मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम डरो मत, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। अगर तुमको डर है कि मैं कुछ डबल गेम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टू मेक योरसेल्फ अवेलेबल टू दैट पर्सन, वो भी कन्विंसिंग का एक तरीका, ठीक है। दान, वो तो आप जानते हो, किसी को द्रव्य देके, किसी को पैसा देके, किसी लोग स्पेशली जो लोभी हो उनको पैसा देके आप कन्विंस करते हो, यू बाय आउट दैट पर्सन। दैट इज वन, यू शो बेनिफिट्स, यू शो मटेरियल बेनिफिट्स एंड यू बाय आउट दैट पर्सन। दंड, यू से ऐसा नहीं होगा, दैट इज वेयर व्हेन द होल ये कम्स की यू विल बी पनिश्ड। पनिशमेंट का डर दिखाकर, पनिशमेंट देकर कर आप किसी को अपने साइड या एक तरीके से बिहेव करने पर आप कहते हो कि तुम ऐसे करोगे तुमको ये दंड दिया जाता है या दंड मिलेगा। लास्ट इज भेद, कुछ शंका उत्पन्न करना, अरे तुमको लगता है वो तुमको साथ देने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। दैट इज वन वे ऑफ शंका उत्पन्न करना। दूसरा, तुम ये याद रखो, तुम्हारी जो पोटली है वो मेरे पास है, तुम्हारा परिवार जो है वो मेरे कब्जे में है, जो भी, ठीक है। भेद बेसिकली उसको किसी और तरीके से थ्रेटन करना, उसको मन में सामने वाले के लिए शंका उत्पन्न करना। अगर कोई ग्रुप है तो उसको कहना कि एक्चुअली तुम्हारे जो फ्रेंड है वो तो तुम्हारे शत्रु है, दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू। इस तरीके से एक जो गुट है उसमें वो डिवाइड एंड रूल जैसा करना, उसके बीच कुछ ना कुछ इश्यूज खड़े करना, डाउट्स खड़े करना, दैट इज भेद। तो इस तरीके से ये भी सारा जो है वो लेखन द्वारा, लेखन में आपके ये स्ट्रेटेजिक के लिए भी आपको यूज करने चाहिए। All of Modi ji's speeches with other countries are examples of the first three. हाँ वो साम दाम दंडा तो थोड़ा सा कम डायरेक्टली नहीं करते, बट हाँ he does use a lot of साम and दान। फिर लोकेश जी कह रहे हैं सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मैसेजिंग सेम एज साम, करेक्ट, यस। आप पहले समझाने का प्रयत्न करो, समझ नहीं रहे फिर तो आपको थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, जो कहते हैं ना, दैट इज देन व्हाट दंड एंड भेद विल डू फॉर यू।
फिर आगे क्या है इसमें, हाँ अभी उन्होंने सारा लेखन की, अच्छा लेखन क्या है वो बताया, क्या कारण से लेखन होता है, लेख किस किस प्रकार के होते हैं, क्या स्ट्रेटजी क्या यूज हो सकती है टू गेट योर वर्क डन थ्रू, आप जो लेखन करते हो उसमें वगैरह वगैरह, ये सब उन्होंने बताया। अब आगे वो कह रहे हैं कि लेख में क्या दोष हो सकते हैं, व्हाट आर द, कौन सा लेख जिससे आपका लेख खराब हो सकता है, कि ऐसा हो तो दिस इज इट नहीं, ये अच्छा नहीं है, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दिस। तो ये जो दोष है, लेखन दोष क्या क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। तो कहते हैं अकांति अकांति व्याघातः, अकांति व्याघातः पुनरुक्तम अपशब्दम सलप्व इति लेख दोष। अच्छा, उस अकांति मतलब बेसिकली कांति नहीं है, लेखन कांति नहीं है मतलब कोई चार्म नहीं है, इट डजंट अपील टू यू, इट्स वेरी ड्रैग। हम कहते हैं ना लेखन जो है वो भी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को बैठ के पढ़े समझे, है ना, बट ये दिस इज सच अ ड्रैग थिंग, आपको कुछ ये नहीं है, इट्स ऑल मोनोटोनस, कुछ यू नो इट डजंट एक्साइट यू इनफ, दैट इज अकांति। बट और अकांति के अलग अलग ये हो सकते हैं कि क्यों, क्योंकि या तो हैंडराइटिंग उसमें बहुत खराब है, ठीक है, इट कुड बी द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, जो भी गुण उसमें थे वो या तो उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या तो जो पेज है जिसपे वो लिखा गया है वो एकदम काले काले जिससे आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है, आपकी हैंडराइटिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस टाइप की आपकी हैंडराइटिंग है, या जो आपका लेखन है वो एकदम आप जो इंक यूज करिए वो एकदम फेंट सी हो गई है, पढ़ा भी नहीं जा रहा ढंग से, ठीक है, ऑल दिस या तो इट डजंट अपील टू यू, या तो यू कांट रीड इट ओनली प्रॉपर्ली, वो सब कुछ अकांति में आएगा, ठीक है। दूसरा है व्याघात, व्याघात मतलब इनकंसिस्टेंसी, शुरुआत में कुछ लिखा है बाद में कुछ लिखा है, बेसिकली ऑपोजिट, वहां पे जो हमने देखा था अर्थ क्रम वगैरह वगैरह, उसका उल्टा कि व्याघात, कुछ तो ऊपर कुछ लिखा है बाद में कुछ लिखा है, देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन लेखन, दैट इज एन इशू। फिर रिपीटेशन, पुनरुक्तम, आप एक ही बात को दोहराए जा रहे हो गया ना, यू मेड अ पॉइंट बट यू कीप रिपीटिंग इट इन राइटिंग, दैट इज पुनरुक्तम। फिर अपशब्द गलत यूज ऑफ वर्ड्स, गलत यूज ऑफ ग्रामर, गलत यूज ऑफ वर्ड्स, यूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स वगैरह वगैरह, वो एक चीज है। और लास्ट वो कह रहे हैं सलप्व का एग्जाम्पल वो देते हैं, अवर्गे वर्गकरणम वर्गे च अवर्ग क्रिया गुण विपर्यास संप्लव। बेसिकली आप जो कंबाइनिंग ऑफ आपके जो शब्द है ना उसको आप गलत करो, बेसिकली आपका पंक्चुएशन पूरा गलत है, जहां फुल स्टॉप डालना चाहिए वहां नहीं है, रॉन्ग जगह पे आपने कॉमा डाला है, जो भी कुछ, ठीक है, तो अगर वैसा है तो भी उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू हैव द राइट काइंड ऑफ पंक्चुएशन, और अदर दोष वुड बी नॉट हैविंग द राइट काइंड ऑफ वर्गीकरण, नॉट हैविंग द राइट काइंड ऑफ सेट्स ऑफ वर्ड्स कमिंग टुगेदर, वाक्य में आपने पंक्चुएशन को इधर उधर कर दिया है, ग्रुपिंग को गलत कर दिया है शब्दों की वगैरह, तो ये लेखक के लेखन के दोष है। फिर लास्ट में वो क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं उन्होंने क्यों ये लिखा है, तो दिस इज जस्ट द लास्ट श्लोक इसका, पेज नंबर 131 पे 65th श्लोक, 65th ये, सर्वशास्त्राणि अनुक्रम्य प्रयोगम उपलभ्य च कौटिल्येन नरेंद्रार्थे शासनस्थ विधि कृतः। जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो भी शास्त्रों में लेखन कैसा होना चाहिए, लेख कैसा होना चाहिए, ये बताया गया है, और प्रयोग जो रेगुलर लाइफ में, एक तो है कि थ्योरी क्या है, दूसरा है कि व्यवहारिक तौर पर जनरली किस तरीके से यूज होता है उसका, इट माइट नॉट बी एग्जैक्टली सेम, है ना, थिंग्स चेंज एज यू एक्चुअली ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिस, तो दोनों थ्योरी और प्रैक्टिस को देख कर राजा के उपयोग के लिए कौटिल्य क्या कह रहे हैं, कौटिल्य ना शासनस्थ विधि कृतः, लेखन कैसा होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, वो हमको बताया है। इससे हमारा जो 10वां चैप्टर है वो समाप्त होता है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले किसी को कुछ कहना है? हाँ लोकेश जी इसमें बोलूं मैं? लोकेश जी कह रहे हैं कि दिस इज वन बिग डिफरेंस इन फॉरेन पॉलिसी आल्सो कंपेयर्ड टू सम अदर कंट्रीज, डिप्लोमेसी फर्स्ट वर्सेस वॉर फर्स्ट। वॉर जनरली हमारे शास्त्रों के हिसाब से देखें कि युद्ध जो है ना
वो सबसे आखिर का होना चाहिए। अगर विदाउट युद्ध आप जीत सकते हो तो दैट इज एनी डे अ बेटर स्ट्रैटेजी। बट अगर कुछ भी ना हो तब ऑफ कोर्स आप युद्ध टाल ही नहीं सकते तो अलग बात है, बट इट शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। दिस इज व्हाट ऑल ऑफ आवर शास्त्र से कंसिस्टेंटली। बट हम जानते हैं किसी किसी का ये डिप्लोमेसी कुछ होता ही नहीं, स्पेशली जब आप बहुत शक्तिशाली हो ना। वॉर फर्स्ट आप तभी कर सकते हो जब यू आर सुपर पावर, नहीं तो आप वॉर फर्स्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आप सेकेंड आपके पास शक्ति नहीं है ना। तो हम आगे देखेंगे इसमें भी, ये अर्थशास्त्र में भी आएगा कि किस सिचुएशन में हमको संधि कर लेनी चाहिए, किस सिचुएशन में हमें अटैक करना चाहिए, किस सिचुएशन में वेट करना चाहिए। ये जो सारा है वो हम आगे देखेंगे। तो उसमें भी क्या, जो हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं ना, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, आपके सामने वाले का सारा ये सही से अन्वेषण कर कर कि उसकी क्या शक्तियां हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या उसके थ्रेट्स है, इंटरनल क्या इश्यूज है, वो सब देख कर सेम थिंग अपने साथ अपने भी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, सामने वाले से क्या अच्छा है क्या बुरा है, ओवरऑल पोजिशनिंग को देखकर या तो हम अटैक करेंगे या तो अलायंस करेंगे वगैरह वगैरह। ये हमने रामायण में भी देखा था कि जब हनुमान जी जो है, तो हनुमान जी लंका दहन करते क्यों है? द मेन रीजन फॉर लंका दहन वाज बिकॉज ही वांटेड टू चेक कि रावण की जो शक्ति है, सब कहते हैं रावण बहुत शक्तिशाली है, तो ये रावण की शक्ति है क्या, उसको जांचने के लिए, उसको देखने के लिए वो लंका दहन। ऑफ कोर्स लंका दहन वाज नॉट हिज पर्पस, लंका दहन वाज अ कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि रावण ने उनकी पूंछ वूछ जलाने का प्रयत्न किया। परंतु द वेरी फैक्ट कि उन्होंने अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया, और वो जो, क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी, वो चाहते तो सीधा आ जाते वापस, सीता जी को तो ढूंढ लिया था। बट द रीजन ही डिड अशोक वाटिका ध्वस्त वगैरह वाज बेसिकली टू डू दिस ओनली, कि भाई उनकी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है। क्योंकि अगर हमको यहाँ आना पड़ेगा, जो उनको लग रहा है कि आना पड़ेगा इससे युद्ध करने के लिए, तो हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, कहाँ कहाँ पर हमसे अच्छे नहीं है, हमको क्या तैयारी के साथ आना चाहिए, तो वो हम उसमें भी देखते हैं। तो ये दिस विल डिफाइन वेदर यू अटैक और यू वेट और यू डू योर अलायंस वगैरह। प्रदीप जी कह रहे हैं नीड टू रीड इट अगेन, टू मच थॉट। हाँ, चाणक्य का सारा ही ऐसा है कि मतलब दिस सो मच, एंड इतना वो इतने डिटेल में नहीं जाकर भी डिटेल में जाते हैं, तो इट्स गुड कि डिटेल कितना हो, which is also quite a bit actually, वो काफी है। इनफैक्ट इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, कुछ इसके बाद के जो 10 चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स इनफैक्ट, वो तो इतने ज्यादा डिटेल है कि पूछो मत, उसमें तो हम जाएंगे ही नहीं, वी विल जस्ट टच एंड कम बैक। क्योंकि वो सोना कैसे साफ किया जाता है, मदिरा कैसे बनाई जाती है, आई मीन इट्स क्रेजी। कहाँ कहाँ के मणि है जो अच्छे हैं, किस किस प्रकार के ऑर्नामेंट्स है, उसका सारा डिटेल पूछो मत। किस किस प्रकार के चमड़े होते हैं, किस किस प्रकार के ये सिल्क किस प्रकार के होते हैं, आप एक्सट्रैक्शन, स्मेल्टिंग वगैरह जो ओर्स का होता है वो किस प्रकार से करो, माइनिंग किस प्रकार से करो, बड़ा दादा, इट्स अमेजिंग। उनको जितना समझ, जितनी नॉलेज है, जितनी होलिस्टिक हर सब्जेक्ट की, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो ओके, अच्छा इस टॉपिक पे कुछ कहना, नहीं तो हम अभी हमारे पास और 10-15 मिनट है, तो हम लोग जल्दी जल्दी अगले 3-4 चैप्टर्स देख लेते हैं बिना पढ़े। हाँ, मुझे कुछ पूछना था, वो टाइपिंग मिस्टेक भी हुई है उस क्वेश्चन में। सो ये बात हमारी अभी तक जो हुई है, इट्स ऑल अबाउट रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल के लिए भी कुछ डिफाइन किया था क्या फ्रेमवर्क, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स यूज्ड टू हैपन ऑन स्ट्रीट्स ना उस समय? हाँ, बट दिस इज ऑल रॉयल डिक्री। तो रॉयल डिक्रीज जो है ये इस पर है ना, रॉयल डिक्री जब आप अनाउंसमेंट करोगे तो इट इज पॉसिबल दैट यू डू इट मौखिक, ठीक है, बट इट हैज टू बी बैक्ड विद लेखन एज वेल। आप किसी को भी जाके कुछ भी बोल दो, ये नहीं चलता था, इट हैड टू वेरी क्लियरली कम फ्रॉम द राजा। तो अगर राजा ने कहा है वही आपको बोलना है, तो आपके पास उसका रिटन बैकअप होना चाहिए। आई थिंक दैट इज द पर्पस। सो दिस इज फॉर रॉयल डिक्री। योर मौखिक भी आप कह सकते हो, लेखन भी कर सकते हो, बट लेखक होना आवश्यक है, ये तो इसमें बताया गया। यू मे नॉट ऑलवेज, जैसे आपके दूध भी है, वो अगर मैसेज दे रहे हैं तो कई बार वहां ना वो रोल करके दिया जाता था लेटर, तो दे हैंड इट, वरना दे विल से इट,
but it has to follow what the Raja wants to say, exactly that. ओके ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं. एक सेकेंड. तो जो एक सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड. सॉरी. फिर एक क्वेश्चन जी. फिर इसके आसपास और भी कुछ रहा होगा ना, कि हाउ टू ट्रेन अ कम्युनिकेशन मैनेजर एंड हाउ इफ समथिंग गोज रॉन्ग, तो फिर कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कम्युनिकेशन में क्या गलती हुई? इज देयर एनीथिंग एल्स? नहीं है. अच्छा ओके. उन्होंने ये कहा है कि कम्युनिकेशन जो करेगा उसका क्या गुण होना चाहिए, ये है. पर इसके अलावा एक बात उन्होंने बताई है ना कि हर जगह आपकी स्पाइस तो होनी चाहिए. तो अगर कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है, सपोज आपने लिखकर कुछ दिया है, वहां जाकर अगर कोई कुछ और बोल रहा है या उसको गलत बताने का प्रयत्न कर रहा है, तो आपके स्पाइस तो हर जगह है ही ना. दे विल कम बैक एंड टेल यू कि ऐसा हुआ है, बट स्पेसिफिकली लिखा नहीं है उस बारे में. ओके, तो जो अगला चैप्टर है 11वां चैप्टर है. आपकी जो ट्रेजरी है, वो ट्रेजरी में आप बेसिकली ट्रेजरी में क्या रखोगे, जो प्रेशियस मेटल्स है, प्रेशियस जेम्स वगैरह वगैरह है, तो उसके बारे में वो बोलते हैं कि जो मोती जो होते हैं, ठीक है, तो वो मोती की सबसे पहले वो मोती की बात करते हैं. अच्छा, अब ये जो मोती की बात करते हैं, तो कहाँ से, कौन से देश से, कौन से भूमि से वो मोती आते हैं, कहाँ से सोर्स होते हैं, कहाँ के मोती है, उनका क्या रंग रूप होता है, किसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, किसका वैल्यू कैसा होता है, वो उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है. उसी तरीके से जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, कि सपोज मोती के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ठीक है, जैसे हार वार उसी के लिए यूज होते थे मोती. तो जो कटिबंध जो वेस्ट पे पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, गले में पहना जाता है, तो वो सारे हैं, वो कितने सूत्रों में पिरोए गए मोती हो, हाँ, कितने सूत्र है वो माला में, उसमें कोई और जेम है वो डाला गया है कि नहीं, कोई और मणि डाला गया है कि नहीं, सोना कितना है, वगैरह वगैरह. और ये अलग अलग प्रकार के जो हार बनेंगे, उनके नाम भी अलग अलग होंगे, कि अगर उसमें सोना और कोई मणि है और जिसके साथ मोती है, तो उसको रत्नावली एक इसको कहा जाएगा. उसी प्रकार किसी और में अगर एक सूत्र है और एक मणि है, तो उसको कुछ और कहा जाएगा, वगैरह वगैरह. सो इट्स अ लॉट ऑफ डिटेल ऑर्नामेंट्स के बारे में, कि ऑर्नामेंट्स किस प्रकार के हो जो आप लेने वाले हो. फिर मणियों की बात आई है, तो वो रूबी, सफायर, ये जो सारे हम जो स्टोन्स की बात करते हैं, क्रिस्टल्स, वज्र, डायमंड को वज्र कहा गया है, उसके बारे में भी बात करते हैं. फिर उसमें भी वज्र में, डायमंड में कितने अलग अलग कलर्स होते हैं, एकदम सफेद से लेके एकदम ट्रांसपेरेंट से लेके वो पीले पीले. आज भी पता है, आज भी अगर आप हीरा खरीदने जाओ, तो उसमें उसके कट्स का एक होता है. कट्स क्या है, वो होता है कलर, उसका क्या है, उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है, कि एकदम जो सबसे साफ, सबसे ट्रांसपेरेंट हो, उसका एक भाव होता है. अगर उसमें थोड़ा सा पीलापन आ गया हो, तो उसका भाव कुछ और होता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है. तो ये डिटेल्स जो है कि अच्छा कौन से कलर होते हैं, कहाँ के खान से निकाले हुए हीरे हैं, वज्र हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज होती है, ग्रेडिंग, एग्जैक्टली आभा जी कह रही, ग्रेडिंग ऑफ योर डायमंड्स, एग्जैक्टली इट इज जस्ट दैट. तो जैसे आज हम करते हैं, उस टाइम से भी इतनी समझ है, और भी डिटेल में कि कहाँ से क्या होता है. अच्छा, अब उसका स्ट्रेंथ जो है, क्या करने से स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्या करने से वो कम हो सकता है, वो सब भी उन्होंने दिया हुआ है. उसके बाद वो कोरल्स की बात करते हैं, चंदन की बात करते हैं, कि कौन से जगह का चंदन जो है वो कितना होता है, कहीं कहीं बहुत डार्क रेड है, कहीं कहीं कम रेड है. और ऐसे चंदन जैसे और लकड़ियां और हर्ब्स, जिससे वो अंगराग, बेसिकली फ्रेग्रेंसेस, जिससे अंगराग नहीं, फ्रेग्रेंस, जिससे खुशबू आती है, वो कहाँ से आते हैं, किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, उसके बारे में उन्होंने बताया. फिर वो
सिल्क की बात करते हैं कि सिल्क कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ बनता है, जिसमें वो चाइना सिल्क की बात भी करते हैं। लिटरली चीन का नाम उस पे लिया गया है कि चीन प्रदेश से जो सिल्क आता है वो अच्छा होता है। उसी तरीके से कापूस, कपास, कॉटन के कपड़ों की बात करी उन्होंने, जिसमें कॉटन के कपड़ों में वो कहते हैं जो कलिंग, काशी, मथुरा कुछ एक्चुअली भी मधुरै एज वेल, साउथ से है ना, कि महिष्मती वगैरह वगैरह, वांग, यहाँ का जो कापूस का कपड़ा है वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से उन्होंने सारा बताया हुआ है कि जब ट्रेजरी में लिया जाता है, ऑल दीज आर वैल्यूएबल आइटम्स, और आपके राजा के कोष में ये सारा होना चाहिए। तो वो उस बारे में उन्होंने बताया हुआ कि क्या क्या तरीके इसमें होते हैं, कैसे कैसे पहचान करो, कैसे जो एक कोषाध्यक्ष है उसको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि वो उनकी शुद्धि कैसी है, कि जो भी आप ले रहे हो हाउ प्योर इट इज, हाउ इम्प्योर इट इज, वैल्यू क्या है उसका। अब ये सारा तो कोई ट्रेजरी का जो एक बंदा है उसको नहीं आएगा। तो उसमें वो ये भी कहते हैं कि उसके जो स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स है उन सबकी का सहायता, सो अ ट्रेजरी इंचार्ज हैज टू एंश्योर कि वो इन सारे एक्सपर्ट्स को भी एम्प्लॉय करे, जो उसको इन काम में मदद करे, जो चेकिंग करे, ध्यान रखे, फिर इस बात का ध्यान रखे कि पुराना क्या है, नया क्या है, कि जो पुराना है वो निकाल दिया जाए, जो नया है वो ऐड कर दिया जाए। अब इन सारी चीजों में कुछ कीटक ना लग जाए, कुछ गंदा ना हो जाए, कुछ मॉइस्चर ना आ जाए, इस सब बातों का भी ध्यान ट्रेजरी अध्यक्ष को रखना। तो दिस इज द 11th चैप्टर। ठीक है, तो देयर आर, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड आप प्लीज इसको पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत डिटेल्स है। तो आपको अगर ये देखना है कि किस लेवल की इंफॉर्मेशन है तो आप अवश्य पूरा चैप्टर पढ़िए। आई एम नॉट गोइंग टू ऑल ऑफ दैट डिटेल्स, ये तो अपना खत्म ही नहीं होगा। जो अगला चैप्टर है 12th वाला सॉरी, जो 12th चैप्टर है वो माइनिंग पर है, माइंस, मिनरल्स वगैरह वगैरह। अच्छा, जब वो माइंस मिनरल्स की बात करते हैं ना तो वो कहते हैं कि इसका जो माइन इंचार्ज है, माइन इंचार्ज को वो कहते हैं 2 प्रकार के शास्त्र आने आवश्यक है अमंग ज्यादा थिंग्स, शुल्ब शास्त्र और धातु शास्त्र। शुल्ब शास्त्र इज बेसिकली जियोलॉजी जैसा, कि कौन से जमीन में कहाँ पे रॉक्स हैं, उन रॉक्स का क्या है, क्या लिक्विड वहां से जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, जमीन से रिलेटेड, दैट इज शुल्ब शास्त्र। और धातु शास्त्र इज मेटलर्जी। तो जो माइनिंग इंचार्ज है उसको ये सब पता होना चाहिए। अच्छा, क्यों पता होना चाहिए? या तो उसे पता हो, या तो he has experts who know this, because जब खान से माइनिंग होती है तो ओर्स होते हैं, तो एक तो वो खान कहाँ पर है ये कैसे पता चले, तो he gives description ऑफ कि जो सोने की या कॉपर की या रूपक सिल्वर की जो माइंस है उनका पता कैसे चले कि अगर ऐसी टेरेन हो, ऐसी मिट्टी का कलर हो, इस प्रकार के लोग यहाँ, इस प्रकार के पशु पक्षी यहाँ हो, इस प्रकार के झाड़ यहाँ हो, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ सोना हो सकता है। अगर XYZ हो तो समझना चाहिए कि यहाँ कॉपर हो सकता है, तांबा हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है इसके बारे में, तो इस तरीके से आप खानों का पता चलाओगे। अच्छा, खान तो है, अब उसको अब उसको आप ओर्स को में से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करो, तो उसका प्रोसेस क्या है, वो जो पूरा स्मेल्टिंग प्रोसेस, उस स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में नॉट इनटू डिटेल बट ही टॉक्स अबाउट इट, कि वो प्रोसेस होना चाहिए, क्या क्या वस्तुएं यूज हो सकती है स्मेल्टिंग करने के लिए अलग अलग धातुओं की। फिर वो एक बार आपने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, फिर आप उसको स्वच्छ कैसे करो, तो स्वच्छ करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर उसका वो जो है वो बहुत ब्रिटिल है तो उसको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। इट्स क्रेजी द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही इज गिवन देयर। ठीक है, फिर वो तो बेसिकली ये सारी चीजें वो बताते हैं। और जो माइनिंग इंचार्ज है उसको कहा जाता है आकार अध्यक्ष, तो वो पूरा दिया हुआ है। अच्छा, इन सबके साथ साथ वो लवण की भी बात करते हैं, मिनरल्स की बात हो रही है ना, ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल मिनरल्स, माइंस, मेटल्स एंड मिनरल्स। तो मिनरल्स में वो लवण, सॉल्ट की भी बात करते हैं, कि लवण जो है, क्योंकि सॉल्ट मेकिंग वो हम देखते हैं कि अगर हमने मुंबई में भी देखा हो तो बहुत सारे सॉल्ट पैन में करना कुछ नहीं है, बेसिकली खुले इसमें आपने छोड़ दिया, तो वहां वो लवणाध्यक्ष एक अलग से होते हैं, who are in charge only of salt मेकिंग।
तो या तो आप जो राजा है उसका सॉल्ट मेकिंग पैन हो और उसको आप एक जगह से बेचो, और जब आप बेचोगे तो यू पे अ प्राइस फॉर इट, या फिर आप वो किसी विक्रेताओं को बेचो, who will pay tax, take it away and share it, sell it आगे, या फिर लोगों को आपने दिए वो सॉल्ट पैन्स मैनेज करने के लिए और उसमें से सॉल्ट बनाकर, नमक बनाकर वो बेचते हैं। तो जब बेचते हैं तो उसमें कितना टैक्स होना चाहिए वगैरह वगैरह वो सारा उसमें, अगर कोई बिना लाइसेंस के सॉल्ट बेचता है तो उसको पनिशमेंट होगा, फाइन होगा वगैरह वगैरह, ये सब उसमें दिया हुआ है। बेसिकली वो कहते हैं पर जो तपस्वी लोग हैं, जो वानप्रस्थी है, इस प्रकार के जो लोग हैं, इनको आप रियायत दे दो। ये लोग जो नमक है वो ऐसे यूज कर सकते हैं, उनको खरीदना नहीं पड़ेगा, ये लोग बिना कुछ किए, आप बिना पैसा दिए लवण का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके के उसमें उन्होंने एग्जेम्पशंस भी दिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट माइंस। फिर इन सब चीजों के लिए दे आल्सो से कि मेटल्स माइनिंग्स के लिए ये ऑफ कोर्स ये जो आप स्मेल्टिंग वगैरह करोगे और उसके बाद भी उनको चीजें बनानी है आपको मेटल्स की, तो उसके लिए आपको कारखाने डालना। तो उसमें ये भी लिखा है कि कर्मांत, ऐसे जो हुएवर इज इन चार्ज ऑफ माइन, उनको इस तरीके से फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश करना है जहां माइनिंग वगैरह का काम ढंग से, माइनिंग कह रही हूँ, माइन से जो बाहर निकला है मेटल्स, उनका काम ढंग से होता हो। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो माइंस या जो मेटल्स निकले हैं, जो माइन से जो भी निकलता है, वो कोई भी कैसे भी यूज नहीं कर सकता। तो इट वाज अ वेरी रेगुलेटेड इंडस्ट्री माइनिंग का, आज भी है तब भी थी, एक तो हैवी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। तो वो कहते हैं कि यू कैन ओनली सेल इट फ्रॉम वन प्लेस विच इज एन ऑथोराइज्ड सेंटर, जहां से आप ये मेटल्स वगैरह जो है वो खरीद बेच वहां कर सकते हो। अगर कोई अलग जगह से इसे खरीद विक्रिय इसकी करते हैं तो ऑफकोर्स उनको दंड मिलेगा, या कोई जो वो है उसकी चोरी करता है तो आपको सर्टेन दंड मिलेगा वगैरह। तो इस सब के बारे में भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। फिर और क्या है, हाँ, फिर क्योंकि मेटल्स रिलेटेड है तो मेटल्स रिलेटेड उसी से आप जहाँ जो कॉइन्स जो मुद्राएं बनाते हो, तो उसका भी दिया गया है कि आप वो मुद्रा कैसे बनाओ। बेसिकली वो 2-3 जो मेटल्स हैं, एकदम प्योर गोल्ड प्योर सिल्वर का तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, तो उसको मजबूत करने के लिए आप क्या यूज करो वगैरह, तो उसमें जो लोहा कितना यूज करो, कॉपर कितना यूज करो वगैरह वगैरह, उन सब से लेकर आप किस प्रकार से कॉइन्स बनाओ, कौन से कॉइन्स छोटे, कौन से कॉइन्स बड़े, अगर आप लोहे का बनाते हो तो उसका क्या वैल्यू, गोल्ड का बनाते हो तो उसका क्या वैल्यू वगैरह वगैरह, उसके बारे में भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, उसके अलावा वो क्या कहते हैं, सॉल्ट की तो बात मैंने कर ली। अच्छा, बेसिकली ये जो माइंस है ना, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी ट्रेजरी जो है वो इन माइंस पर अवलंबित है। अगर ये सारे रिसोर्सेज आपको आपके देश से ही मिल जाए, then you're not dependent on anybody. आपका जो source of wealth is within your राज्य, right? तो ये managing mines is extremely important because your treasury is dependent on your mines, your सेना, your राज्य, everything is dependent on your treasury. इसलिए managing mines is extremely important. तो जो भी इसे मैनेज करता है, ध्यान रखता है, वो अकेले को सारी नॉलेज हो या फिर he has experts to help him. तो दिस वाज ऑन मेटल एंड माइनिंग। इसके बाद का जो चैप्टर है वो है और स्पेसिफिकली और गोइंग इनटू डिटेल इनटू गोल्ड, कि अच्छा गोल्ड जो है, जो सोना है, सोना और चांदी इन दोनों पे है, कि सोना और चांदी जो है वो आप एक तो जहां पर सोना आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर उसका जो आप प्योरिफिकेशन वगैरह करते हो, और जहां पर सोने के आप आभूषण बनाते हो, जो हम गोल्ड स्मिथ की कहते हैं ना सराफा, तो बेसिकली वो सराफा, वो अक्षपटल की बात करता है, और वो जो अक्षपटल इज बेसिकली सराफा, जहाँ पे इट्स अ गोल्ड वर्कशॉप, गोल्ड एंड सिल्वर वर्कशॉप। तो वो गोल्ड एंड सिल्वर वर्कशॉप जो है उसमें बेसिकली वो सारा ये कहते हैं कि एक सेकेंड, डिड आई मिस एनीथिंग, हाँ, कि वो जो अक्षपटल है वो कैसा कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, कि एंट्रेंसेस एग्जिट्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, कौन अंदर आता है, कौन बाहर कौन अंदर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह। ओनली जिसके पास अथॉरिटी हो, जो अप्रूव्ड लोग हो, वो ही केवल सराफे के अंदर आ सकते हैं, कोई भी अंदर नहीं आ सकता।
प्लस सराफे वो गोल्ड वर्कशॉप के अंदर आपको अक्षय पटल में काम करना हो तो आप अपने स्वयं के मशीन्स इम्प्लीमेंट्स ये नहीं लाओगे, जो अंदर है, जो अंदर मौजूद है, उपलब्ध है, उन्हीं से आप करोगे और ना ही वो आप बाहर ले जाओगे। नहीं तो सोने को चोरी करना तो बहुत आसान है ना, सोने का पानी बना के लोग निकाल देते हैं वगैरह वगैरह, तो नॉट ऑफ दिस वाज अलाउड। प्लस ये भी कहते हैं कि वहां पे जो लोग आएंगे तो तभी उनकी चेकिंग होगी, जब वहां से कारीगर बाहर जाएंगे तब भी उनकी चेकिंग होगी, और उनसे कुछ पाया गया तो ऑफकोर्स उनको दंड दिया जाए। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो आज है उसी प्रकार की तभी भी रखे गए थे, कौन अंदर आता है कौन बाहर जाता है। वेट्स जो है नाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स, वो हम अलग से चैप्टर करेंगे, उस पे कितना ध्यान दिया गया है कि स्पेशली जब वो कहते हैं कि जो सोने के कारीगर हो, एक तो जो राजा का सोने का वर्कशॉप जहां पर जो कोई काम करता हो, उसके अलावा कोई ऐसे हो जो सोने चांदी का काम करते हो, लेना बेचना, क्रिया विक्रिया ये सब करते हो, जो अधिकृत हो, जो लाइसेंस हो वगैरह, वो लोग भी जो है, वो लोग जो मेजर जो स्केल्स वेइंग स्केल जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड वेइंग स्केल्स यूज करेंगे। तो ऐसे नहीं कि कहीं से भी ले, देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स, पोतक अध्यक्ष जो उसको ध्यान रखते हैं उसको कहते हैं। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स जो मैनेज करते हैं, वो जो आपको मशीन या यंत्र या तुला या जो भी देंगे, वही आपको उसी का आपको उपयोग करना है। आप कुछ और उपयोग करोगे उसका वजन वगैरह मापने के लिए, नापने के लिए, तो आपको दंड मिलेगा। प्लस वो जो आप तुला वेइंग मशीन जो भी यूज कर रहे हो, हर 4 महीने में उनका टेस्टिंग होगा कि कहीं कुछ आपने गलती तो नहीं कर दी है, बिकॉज इट्स वेरी इजी ना, आप गलती कर दो क्या, अभी हम सब्जी लेने जाते हैं उसमें भी हम जाते हैं कि वो काटते हैं यूजिंग वेइंग मशीन, हमको दिखेगा तो ऐसा कि अरे हाँ इक्वल इक्वल है, तो कुछ गड़बड़ किया होगा, कहीं तो पीछे वो मैग्नेट लगा दिया होगा, ऐसा भी बहुत होता है। आप देखो वो वेट को मैनेज करके ज्यादा उसमें से कि गलत भाव देना, गलत वेट देना वगैरह, ये तो बहुत कॉमन है। तो ये रेगुलेशन भी है कि एक तो बनाएंगे जो आपको पोताध्यक्ष जो वेइंग इंचार्ज वेट मैनेज करते हैं, मशीन तुला बनाते हैं, उन्हीं से लो, चेकिंग करवाओ, और अगर आप ना चेकिंग कराओ हर 4 महीनों में तो भी आपको दंड देना होगा। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है। तो दिस इज बेसिकली 13-14 चैप्टर आर ऑल अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर ओनली, कि आप कैसे बेचोगे, कहाँ बेचोगे वगैरह वगैरह, एक ही स्थान से बेचोगे, लाइसेंस हो वही बेचेंगे, ये वेइंग मशीन वगैरह, ये जो मैंने आपको सब कहा। ओके जी पूनम जी। नमस्ते। मेरी ये जो वेट्स एंड मेजर्स है ये अभी भी होता है, एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स, स्पेशली ये जो लिक्विड का है, गैसोलीन जो पेट्रोलियम बेस्ड है उसमें बहुत ज्यादा होता है, और उसमें चीटिंग भी बहुत होती है, ये भी हमें पता है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली रेज्ड ऑन, हम लोग गैस स्टेशन हुआ करते थे इंडिया में। Okay. And I grew up with my father handling the depot. So Wow. I learned how to take dip of tankers before I learned how to count. 3 साल की उम्र में पापा के साथ टैंकर्स में जाया करते थे। So I'm like, when it comes to this, I get very excited. हम लोग के पेट्रोल पंप से तो we had to go to the government. I mean, the inspectors had to come and check each weight. And I'd seen it both when my father was the depot in charge and when he was the owner of gas station. तो हमें दोनों का पता है लोग कैसे क्या करते थे। Actually, वही पूरा आज तो है ही, आज भी वेट स्टैंडर्डाइज आज भी वही है, होता है, पर वो तब भी था। आप तभी देखिए उस समय उन्होंने ये सब तभी हमें ध्यान आया ना, हर चीज का तब भी था, क्योंकि कुछ ना कुछ लिक्विड तो रहा होगा। एंड आई रिमेम्बर वाचिंग व्हेन जब लोग आगे हम पढ़ेंगे वो जो चैप्टर ऑन वेट्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स, उसका कितना किस जो हाउ मच जो मेजरिंग है, तो आप कैसे करो कि 8 उड़द दाल के दाने उसका कितना वेट है, फिर वैसे 8 चीजों को लो तो उसका कितना वेट है, दैट उसी हिसाब से आप स्टैंडर्ड वेट्स कैसे डिफाइन करते हो। बट नॉट जस्ट वेट, अगर लिक्विड की बात है तो आप कितना वो मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट होता है, हाँ, उसका मेजरमेंट होता है कैपेसिटी में। करेक्ट। तो ये सारा एक चीज और वेट्स में एक और भी चीज होती है, देयर आर स्टैंडर्ड वेट्स, देयर आर कमर्शियल वेट्स, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेट्स। एक जो उसमें पड़े रहते हैं
And then for gold and all, the standard is totally different in weights. Margin of error is very small. Commercial में it can go up to whatever. But it, because हम लोग chemistry lab में वो छोटे weights use किया करते थे, fractional weights. I don't know who all have done that, but I remember we used to have each one used to carry their own fractional weights to make sure that there was no error in our analysis when we analyzed. तो आज भी I'm sure, and I've seen the same weights उस टाइम के गोल्ड स्मिथ्स के पास, जब हम लोग जेवर लेने जाते थे, वो छोटे छोटे weights से करते थे. जी राजेश्वरी जी, आप कुछ कह रही हैं? नमस्ते. मेरे थोड़ा कंफ्यूजन वो शुल्भ और इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन, बिकॉज शुल्भ सूत्र इज द ज्योमेट्रिकल वर्क्स ऑन द हाउ टू build the Vedi and all of that, right? तो वो अलग है क्या, और या उसका कुछ संबंध है ये शुल्भ शास्त्र? It have to with geometry as well, but क्योंकि वो जमीन से related है, कि जमीन के curves, lines इससे related है. That is what this is. So this Right. तो उसका अलग अलग होगा. Maybe somebody can find out in detail. इसमें तो जो है वो definitely, actually there definitely will be aspect of geometry as well, क्योंकि आप जब खान खोदते हो तो भी आप कैसे करोगे, वो लाइंस को कैसे समझोगे, कैसे उसमें कट्स करोगे वगैरह वगैरह, ये सब भी आ जाता है. तो क्लियरली देयर मस्ट बी एन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट दिस इज डेफिनेटली टू डू विद जमीन. वो जो शुल्भ इसमें लिखा है वो डेफिनेटली उससे रिलेटेड है. Right. It does sound like there could be a connection, like you say. Yeah. Could. So एक तो शुल्भ सूत्र है, एक शुल्भ शास्त्र है, इसका भी कुछ फर्क हो सकता है. We can check. हाँ. Right. You're right. The sutra is more like theorems, geometrically होते हैं. वो किसी शुल्भ नामक ऋषि जो है, उन्होंने वो सूत्र दिए, वो आता है. Okay. I'm not sure. This is my estimation. इसको पता करते हैं. ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ मिलेगा तो. धन्यवाद. जी पूनम जी. Sorry, as usual, जब इसमें शुरू में जब लैंग्वेज की भाषा की बात हुई थी, तो आज जब हम लोग टेक्निकल भाषा पढ़ते हैं, स्पेशली द लीगल काइंड एंड ऑल, उसमें इट इज लाइक व्हेन यू हैव अ कंफ्यूजिंग वर्ड, यू नो देयर इट इज मेंट टू बी देयर, कि आपको समझ ना आए. दैट्स व्हेन द Shashi Tharoor like English comes into play. क्योंकि हम लोग की हिंदी भाषा में जब हम लोग संस्कृत मिलाकर बोलते हैं, it's very clear because most of the words in Sanskrit they originate from a verb. धातु देखकर No, actually, हर संज्ञा धातु बेस्ड होती है. जैसे इवन आप तो कुछ जो टेक्निकल टर्म्स है, दे आर नॉट द यूजुअल आंसर. अगर आप उन्हीं टर्म्स को तो डिक्शनरीज में डालो तो उसका अर्थ अलग होगा. तो इसमें भी टेक्निकल भाषा का उपयोग होता है, डिफरेंट फ्रॉम द टेक्निकल भाषा. मतलब संस्कृत में जितने भी वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, स्पेशली नाउन्स, और हर चाहे कोई भी फील्ड ले ले, नाउन्स तो आएंगे ही आएंगे. And almost all of them are धातु based. धातु means पहले एक रूट है, so they originate from a verb. लेकिन जब हम लोग इंग्लिश में, आजकल तो इंग्लिश में काम हो रहा है, उसमें जो वर्ड्स आते हैं ना, स्पेशली जो रॉयल्टी टाइप के आते हैं, जो हम लोग लीगल भाषा में पढ़ते हैं, वो तो पता नहीं किसको समझ आते. लैटिन से बहुत सारे, लैटिन ग्रीक से सारे आते हैं, इसलिए हमको नहीं मालूम. उनकी भी उत्पत्ति तो कुछ ऐसी है. Close. They are not meant to be understood by normal people, regular people. Normal तो कैसा भी होते हैं. Okay. आज प्रार्थना कौन बोलेगा?